नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक सवाल से। क्या जेडीयू छोड़ेंगे प्रशांत किशोर? ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे, ना ही हम कोई दावा कर रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश ने नागरिकता कानून पर साफ कर दिया है कि उनका स्टैंड अटल है। मतलब साफ है कि सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को साफ साफ बता दिया है कि आपको जो करना है करिए। नागरिकता कानून पर उन्होंने जो फैसला लिया वो बदलने वाला नहीं है, चाहे जिसे जो कहना है कहे। अगर किसी मुद्दे पर नाराजगी है तो वो उनसे खुद बात करें, ना कि पब्लिक फोरम में कुछ भी कहें। यूं तो चुनावी साल में सियासी चाल बदलते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी सियासतदान भी विरोधियों को मात देने वाली चाल में खुद ही फंस जाते हैं। चुनावी रणनीतिकार से सियासत में कदम रखने वाले प्रशांत किशोर की हालत भी इन दिनों कुछ ऐसी ही है। प्रशांत किशोर ने हाल के दिनों में पार्टी लाइन से हटकर कई ऐसे बयान दिए जो सियासत की लिहाज से पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं था। जेडीयू ने प्रशांत पर आंख भी तरेरी, लेकिन उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने इस बार खुद ही प्रशांत किशोर को नसीहत दी है। विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, भले ही वो हम लोगों की इज्जत न करें। ये उनका अपना निर्णय है, जहां जाना हो वहां जाएं, हमको कोई उस पर एतराज नहीं है। लेकिन आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जनता दल यूनाइटेड को समझने की कोशिश करिए। कुछ लोगों के बयान से जनता दल यूनाइटेड को मत देखिए। वहीं कांग्रेस की माने तो प्रशांत किशोर वही बोलते हैं जो सीएम नीतीश कुमार सोचते हैं, जबकि आरजेडी को इन दिनों प्रशांत की बातें अच्छी लगने लगी है। आज ही मैंने देखा कि कई नेताओं के बयान है कि पीके के ऊपर कार्रवाई होगी। तो अगर जेडीयू के अंदर कोई नेता सच्चाई को रख रहा है या जन भावनाओं का प्रकटीकरण करता है, तो नीतीश कुमार जी या उनके लोग ऐसे लोगों को निकालने की धमकी क्यों दे रहे हैं? या तो फिर नीतीश कुमार जी दोहरी बातें करते हैं। प्रशांत किशोर जी पर भी कार्रवाई करने की बात चल रही है, तो हम समझते हैं कि जो देश हित में बात करेगा उसको जदयू पार्टी से निकालेगी। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ में बोलेगा उसको पार्टी से निकालेगी। देश की जनता, बिहार की जनता सब देख रही है क्या हमको करना है। वो कहते हैं दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है। शायद इसलिए आरजेडी को प्रशांत किशोर की पार्टी लाइन से हटकर दिए गए बयान गुदगुदा रहे हैं। लेकिन अब सीएम नीतीश की नसीहत का प्रशांत किशोर पर कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और आइए अब सीएम नीतीश के नसीहत के मायने को समझ लेते हैं। दरअसल पार्टी के खिलाफ बोलने वालों पर नरमी नहीं बरती जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है, जेडीयू में नीतीश कुमार का स्टैंड सबको मानना पड़ेगा। नागरिकता कानून पर पार्टी अपने स्टैंड से पीछे बिल्कुल नहीं हटेगी। विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश नहीं चाहते हैं कोई विवाद। सत्ता में सहयोगी बीजेपी को नहीं करना चाहते हैं नाराज। और जेडीयू नेता और मंत्री नीरज कुमार ने सीएम के बयान का समर्थन किया है और पवन वर्मा को चिताया है। वहीं बीजेपी ने भी गठबंधन के खिलाफ बोलने वालों को चिताया है, तो आरजेडी ने सीएम के बयान को नौटंकी करार दिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश और दुनिया के अंदर में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि राजनीति के साथ सामाजिक सरोकार के रूप में जाने जाते हैं। वो कौन सी बहस करेंगे? इसलिए हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं। हमारे जैसा एक कार्यकर्ता और हमारी पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष इतना सक्षम है जो राजनीति में सामाजिक जकड़न को तोड़ता हुआ हम नया बिहार के सृजन के रास्ते में है, वो बहस कर लेगा उनसे। देखिए, देखना तो आप लोग को, हम लोग तो पहले से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जदयू का जो गठबंधन है वो गठबंधन अटूट है, एक निश्चित सोच के तहत है और कहीं कोई कंफ्यूजन भाजपा और जदयू में नहीं। जदयू के कुछ नेता क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उस पर जरूर आज विराम लग गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े साफ शब्दों में अपनी बात कही है, उस पर टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? देखिए, सबका फैसला तो नीतीश कुमार को लेना है। इसके पहले जो प्रशांत किशोर को लेकर विवाद पैदा हुआ था, उसमें प्रशांत किशोर बुलाए गए थे, नीतीश कुमार ने बुलाया था, 1.5 घंटे तक बातचीत हुई।
बाहर निकलने के बाद प्रशांत ने बताया कि हमने इस्तीफा का पेशकश किया था, उन्होंने कबूल नहीं किया। इसका कोई बहुत माने नहीं है। जो फैसला करना होगा नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश कुमार की पुरानी आदत है नौटंकी करने की, वो नौटंकी कर रहे हैं। और इससे पहले जेडीयू संसदीय दल के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर को अनुकंपा वाला नेता बताया था। आरसीपी सिंह ने कहा था कि प्रशांत किशोर की अपनी कोई जमीन नहीं है। प्रशांत किशोर ने पार्टी के लिए आज तक क्या किया, आज तक एक भी सदस्य नहीं बनाया जिन्हें पार्टी से जाना है। मैं किसी का नाम नहीं लेता। संगठन का कौन सा काम किया है और कहां भी वो काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी ने अपना लाइन स्पष्ट रखा है और पार्टी का लाइन स्पष्ट है। जिनको नहीं स्वीकार है अपना अपना रास्ता पकड़े। हम लोग क्या पढ़ाएंगे, लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे नेता ने इतना बड़ा सम्मान दिया। देखिए, सब पार्टी, हमारे पार्टी में भी दो तरह के लोग हैं। एक जो काम करते हैं, जो मेहनती हैं। पार्टी में कब आए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। संगठन का कौन सा काम किया है और कहां भी वो काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी ने अपना लाइन स्पष्ट रखा है और पार्टी का लाइन स्पष्ट है। जिनको नहीं स्वीकार है अपना अपना रास्ता पकड़े। हम लोग क्या पढ़ाएंगे, लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे नेता ने इतना बड़ा सम्मान दिया। देखिए, सब पार्टी, हमारे पार्टी में भी दो तरह के लोग हैं। एक जो काम करते हैं, जो मेहनती हैं, और दूसरा अनुकंपा वाले लोग हैं। कंपैशनेट वाले हैं लोग, समझे। अनुकंपा वाले भी समझते हैं कि काम वाले के साथ खड़े होंगे। काम करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ये ट्वीट करने से और लेख लिखने से नहीं काम होता है, वो करना है काम। और प्रशांत किशोर पर एनडीए की ओर से चौतरफा हमले और आरजेडी की ओर से बचाव के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या जेडीयू में प्रशांत किशोर के दिन पूरे हो गए हैं। उसके अलावा सवाल यह भी है कि क्या प्रशांत किशोर अब गैरत में आकर जेडीयू छोड़ देंगे। क्या बार बार प्रशांत किशोर को जेडीयू इस बात का संकेत दे रही है कि उन्हें अब जेडीयू छोड़ देना चाहिए। आरसीपी सिंह और संजय झा के बाद सीएम ने भी अब इशारा कर दिया है। जेडीयू में अब अलग थलग पड़ गए हैं क्या प्रशांत किशोर, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके बयान का कोई समर्थन नहीं कर रहा, बल्कि हर तरफ से उनके बयानों को लेकर उनको घेरा जा रहा है। अब प्रशांत किशोर किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आखिर किस बात का उन्हें इंतजार है जेडीयू छोड़ने का। क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जेडीयू की तरफ से उन्हें खुद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और अब सीएम नीतीश कुमार की नसीहत और प्रशांत किशोर के विरोध के बीच को सियासत किस तरह की है, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर शत्रुघ्न सिन्हा की राह पर चल रहे हैं, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। बीजेपी में रहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया था। प्रशांत किशोर अब जेडीयू में रहकर ही अपनी पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यह बड़ा सवाल है कि क्या उनके राह पर चल रहे हैं। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि आखिर में आकर उन्होंने खुद पार्टी छोड़ दी थी। प्रशांत किशोर पर भी क्या कोई जेडीयू कार्रवाई नहीं करेगी, क्या प्रशांत किशोर खुद पार्टी छोड़ेंगे, ये सवाल है। और क्या प्रशांत किशोर इसी राह पर चलना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से लगातार जेडीयू की तरफ से प्रशांत किशोर को नसीहत दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, और प्रशांत किशोर अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। और इधर सीएम नीतीश की नसीहत पर पवन वर्मा ने पलटवार किया है और कहा है कि सीएम नीतीश पहले अपनी विचारधारा को बताएं। विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, भले ही वो हम लोगों की इज्जत न करें। ये उनका अपना निर्णय है, जहां जाना हो वहां जाएं, हमको कोई उस पर एतराज नहीं है। लेकिन आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जनता दल यूनाइटेड को समझने की कोशिश करिए। कुछ लोगों के बयान से जनता दल यूनाइटेड को मत देखिए। नीतीश जी ने ये कहा है कि कोई भी पार्टी अगर छोड़ना चाहे छोड़ सकता है, और वो मैं छोड़ने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं तो सिर्फ इंतजार कर रहा हूं कि मेरे पत्र का अगर मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल जाए या ना मिले तो मैं अपना अगला कदम तय करूं। अभी मुझे कोई जवाब नहीं मिला है, पर मैं इस बात का जरूर स्वागत करता हूं।
और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। पूर्णिया में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। खड़ी एम्बुलेंस में ट्रक ने टक्कर मारी है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों घायल सदर अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि जलालगढ़ के काली मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना के एक निजी स्कूल में दिन दहाड़े 50-60 की संख्या में आते हैं गुंडे और जमकर उत्पात मचाया था। इस स्कूल में गुंडों का तांडव देख कई बच्चे डर गए थे, कई लोगों को चोट आई थी। 5 मिनट की दूरी में मौजूद एसके पुरी थाने की घटना यह है। इसके बाद जानकारी देने के बाद भी 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची और बच्चे अब इन गुंडों के खिलाफ सड़क पर उतर आए। तो दिन दहाड़े स्कूल पर हमला किया जाता है और यह स्कूल महज एसके पुरी थाने से कुछ ही मिनट की दूरी पर है। इसके बावजूद पुलिस को पहुंचने में यहां पर 2 घंटे लग जाते हैं। इस स्कूल में 50 की संख्या में असामाजिक तत्व कहें, गुंडे कहें, वो पहुंचते हैं और स्कूल में तोड़फोड़ करते हैं। बच्चों के साथ मारपीट की जाती है, स्कूल के संचालक के साथ मारपीट की जाती है, महिला शिक्षकों के अपशब्द कहे जाते हैं और पुलिस पहुंचने में इतनी देरी करती है और आखिरकार इन बच्चों को उन गुंडों के खिलाफ आज सड़क पर उतरना पड़ा। क्या हुआ था स्कूल में? आप लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? कल स्कूल में मतलब कि जेंट्स टीचर नहीं थे और मतलब कि लेडीज टीचर थी और मतलब कि हम लोग सर भी कहीं गए हुए थे। तो फिर यहाँ से हुआ कि पूरा पत्थर उधर फेंका गया और मतलब कि फिर फ़ोन किया गया। तो फिर सर सब भी आया। तो फिर हम लोग कैसे भी करके रूम में आके बंद हो गए। तो सारे बच्चे मतलब कि अपने अपने क्लास में जाके लॉक कर दी। तब भी वो लोग गेट खोले। वो लोग तकरीबन 2 से 4 दर्जन के आसपास थे वो लोग। हाँ, डर लग रहा था उस वक्त? हाँ, डर बहुत लग रहा था। क्या नाम है आपका? अश्वत। बताने कि उस वक्त डर लग रहा था कि मैडम आप उस वक्त थी स्कूल में? जी। क्या हो गया? हमारे यहाँ सरस्वती पूजा का तैयारी चल रहा था, हम लोग उसी में इन्वॉल्व थे। तो हल्ला गुल्ला नीचे, हम कुछ नीचे आए थे कुछ काम से, तो देखे क्या उस बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, गार्ड से सब उलझे हुए थे। तो फिर मैं ऊपर जाके मैंने सब बच्चों को रूम लॉक करने को कहा। वो लोग ऊपर भी पत्थर फेंक रहे थे। फिर हमारे यहाँ कोई जानते हुए कि स्कूल में बच्चे वो पत्थर फेंक रहे थे ऊपर, और हमारे यहाँ कोई जेंट्स टीचर से बाहर निकले हुए थे कुछ कैंपेनिंग वगैरह में। हमारे सर भी जरूरी काम से बाहर निकले थे। तो हम लोग को जब देखा नहीं गया, हमारे ये सर के पिताजी हैं, इनका जब सर फटा हम लोगों ने देखा तो हमारी एक टीचर पहले नीचे आई। फिर कैंपस में घुस गए? हाँ, यहाँ जस्ट यहाँ, और धक्का मुक्की बांस लेके ये सब तोड़ ताड़ दिया। हम लोगों ने आगे एक चेन बना लिया, लेडीज टीचर लोग ने, हम लोगों ने रोका, नहीं तो शायद वो लोग और ज्यादा करते। पिताजी को भी, सर के पिताजी को पिटाई भी की उन लोग? हाँ, हम लोग को भी अभद्र तरीके से गंदी गंदी बातें कही और धक्का मुक्की हम लोग को भी। क्या आंटी जी आप जाइए, हटिए आप जाइए, इस ढंग से। मेरा संगीता महाराज। संगीता महाराज ये टीचर है यहाँ पर, वो बता रहे हैं कि क्या हुआ था। देखिए एक बुजुर्ग हैं और इनको ये चोटें आई हैं। देखिए चोटें आई हैं। देखिए ये कपड़े हैं, ये पता नहीं क्या, ये राजधानी पटना है जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम दुहाई दी जाती है, दावे किए जाते हैं, न केवल पटना पुलिस द्वारा बल्कि बिहार पुलिस मुख्यालय खुद डीजीपी कहते हैं। और देखिए स्कूल में घुसकर अब ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनका क्या कसूर है, ये जो बुजुर्ग हैं इनका क्या कसूर है? बोर्ड को तोड़ने के लिए। मामला क्या, क्यों आए थे वो? तो वो लोग आया है जबरदस्ती की जमीन मेरा है, हम कब्जा करेंगे। जमीन उनका है, जमीनी विवाद है, ये बात समझ, लेकिन इसमें छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं, वो लोग जानबूझ करके मारपीट करने के लिए आया ही है। पुलिस घटना के कितनी देर के बाद आई थी? घंटों बाद आया, पुलिस को खबर किया गया लेकिन 2 घंटा करीब लग गया पुलिस। जबकि न्यूज़ 18 पर यह खबर प्रसारित हो रहा है, पटना पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी क्या करते हैं, क्या वाकई में कार्रवाई होगी या फिर पटना पुलिस अपने कार्यशैली के अनुसार ही चलेगी और ये छोटे छोटे बच्चे भगवान भरोसे रहेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देखिए हमको तो ये बच्चे अब सड़क पर उतरकर न्याय के लिए किन गुंडों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, ये आपको हम बताते हैं। उनकी तस्वीर भी दरअसल सामने आ गई है। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में स्कूल पर हमले की तस्वीर कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे गुंडों ने स्कूल पर हमला बोला, जहां कई मासूम बच्चे मौजूद थे। तो ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं और इस दौरान कैसे करीब 50 की संख्या में गुंडे स्कूल के अंदर घुसते हैं। स्कूल में बच्चे मौजूद होते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है और स्कूल में ये गुंडे घुसकर किस तरीके से स्कूल के संचालक के साथ मारपीट करते हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हाथों में डंडे, बल्लियां, बांस लिए हुए
ये गुंडे स्कूलों में घुसकर किस तरीके से तांडव मचा रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये स्कूल महज कुछ ही दूरी पर है एसके पुरी थाने से, और पुलिस को इतने बड़े तादाद में आए गुंडों की खबर नहीं लगती है, और जब खबर की जाती है तो 2 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी पटना की पुलिस का क्या हाल है, और अगर पटना पुलिस का ऐसा हाल है तो सूबे के दूसरे जगहों की पुलिस का क्या हाल होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। और खबरें लगातार जारी है, आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर कहां हुई है हर्ष फायरिंग। के बारे में दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो कोढ़ा थाना इलाके से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कटिहार पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हर्ष फायरिंग के साथ साथ इस वीडियो में एक और आदमी अत्याधुनिक पिस्टल के साथ देखा जा रहा है। पुलिस इस वीडियो के आधार पर उस शख्स की पहचान कर रही है और आगे की कार्रवाई के लिए जांच शुरू कर चुकी है। आप लोगों द्वारा ही एक मामला संज्ञान में लाया गया और हमें और उसका वीडियो भी मिला है। हम लोग इसकी जांच करा रहे हैं कि कब का वीडियो है, कहां का वीडियो है, और आप लोग भरोसा रखिए कि इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं और जिन लोगों ने भी अवैध काम किया है उनके विरुद्ध निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने कपड़ा कारोबारी के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के पटियासा की है। मृतक की पहचान मझौली निवासी सुरेंद्र सिंह के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह दुकान से घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने लूटपाट की नियत से उन्हें घेर लिया और विरोध करने पर गोली मार दी। आनन फानन में सुरेंद्र को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और आइए पिछले 6 महीने में मुजफ्फरपुर में हुए आपराधिक वारदात को दिखाते हैं, जो बताएगा कि कैसे मुजफ्फरपुर दहल गया। हत्या, लूट और डकैती से सनसनी फैल गई। बैंक, फाइनेंस कंपनी और कैशवैन लुटेरों के निशाने पर रहे तो पुलिसकर्मी की भी हत्या की गई। मुजफ्फरपुर अपराध का अड्डा बनता जा रहा है। पिछले 6 महीने में अपराधियों ने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया है। आम लोगों से लेकर पुलिस तक अपराधियों के निशाने पर रहे। 6 महीने में लूट के 166 और हत्या के 78 मामले दर्ज हुए हैं। शहर में कई बैंकों और प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। लुटेरों ने एसबीआई, आईसीआईसीआई, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और ग्रामीण बैंक में लूट की वारदातों को अंजाम दिया। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दफ्तरों में भी लूट हुई, साथ ही कैश वैन से भी लूट हुई। अपराध विशेषज्ञों का मानना है कि महंगी गाड़ी और जेब खर्च के लिए युवा संगठित गिरोहों के चंगुल में फंस रहे हैं, जिन्हें अपराध की ट्रेनिंग भी मिल रही है। 6 महीने में अपराध बहुत बढ़ा है। हर एक चौक चौराहा और हर एक इलाके में एक ग्रुप फॉर्म हो गया है 15-20 बच्चों का, और सब लोग मिल के अपराध करते हैं और एक मॉड्यूल डेवलप हो गया हर जगह। पूरा सिंडिकेट संगठित है और पुलिस के पास वैज्ञानिक अनुसंधान का तरीका मुजफ्फरपुर में नहीं है। बस पकड़ो, एक पुलिस कन्फेशन लो, चार्जशीट कर दो, काम खत्म। लूट के साथ हत्या की ताबड़तोड़ वारदातों से भी अपराधियों ने सनसनी फैलाई। सदर थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया को गोलियों से भून दिया गया। बोचहा में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की गई। इसके अलावा अहियापुर में दुष्कर्म में नाकाम रहने पर युवती को जलाकर मार डाला। तो बैरिया में 9 साल की बच्ची की हत्या की गई। पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि साल 2019 में जिले में अपराध बढ़ा। अपराध से ग्रसित रहा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफेंस की पिछले कुछ महीनों में अपराध की संख्या काफ़ी बढ़ी थी, जिस पे हम लोगों ने रणनीति के तहत जो है उस पर कुछ कमी लाया है। अभी भी इसमें कुछ में काफ़ी हद तक काफ़ी आगे भी हम लोगों को काम करना है। ऐसा नहीं हम लोग कह रहे हैं कि पूर्णतः हम लोग इसमें कामयाबी हासिल कर लिए हैं। नया साल भी मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए चुनौती लेकर आया।
जनवरी के पहले हफ्ते में ही डीडीसी के रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। साथ ही अपराधियों ने एक जज से 10 लाख की रंगदारी मांगते हुए कोर्ट में घुसकर गोली मारने की धमकी दी। वहीं 17 जनवरी को एक युवक की हत्या की गई। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। और अगली बड़ी खबर खगड़िया से है, जहां अलौली थाना क्षेत्र के सतघट्टा गांव में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम प्रद्युमन यादव है, जो दूध बेचने का काम करता था। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। हत्या का आरोप गांव के ही एक शख्स पर लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और अगली खबर अपराध की दुनिया से ही है, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, लेकिन अपराधियों का कनेक्शन बिहार से है। दरअसल रायपुर के एक व्यवसायी प्रवीण सोमानी को फिरौती के लिए अगवा किया गया, जिसे बिहार के कुख्यात चंदन सोनार गैंग की मुख्य सरगना पप्पू चौधरी ने अंजाम दिया था। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस और बिहार पुलिस की कोशिशों के बाद कारोबारी को यूपी के फैजाबाद से छुड़ा लिया गया। पुलिस ने 2 आरोपी अनिल और मुन्ना नायक को गिरफ्तार किया है। इसमें अपराधी अनिल हाजीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पप्पू चौधरी एक गैंग चलाता है, जिसमें कई अपराधी शामिल हैं। इन अपराधियों की नजर पैसे वालों पर होती है और उन्हें अगवा कर ये सभी फिरौती वसूलते हैं। प्रवीण सोमानी के बारे में इन अपराधियों ने गूगल से जानकारी जुटाई थी, जिसके बाद उन्हें अगवा किया गया था। रायपुर के अगवा कर अपराधी जो है वो हाजीपुर लेकर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की दबिश के बाद यूपी शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि 14 दिन बाद अपराधियों के चंगुल से छूटकर प्रवीण चैन की सांस ले सके। और अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए प्रवीण सोमानी के रिहा होने की पूरी कहानी को आप समझ सकते हैं। बिहार में दहेज दानुओं की करतूत थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पटना से सटे विक्रम का है, जहां दहेज में मनपसंद बाइक नहीं मिलने पर एक बेटी की हत्या कर दी गई और शव को नहर में फेंक दिया गया। हत्या का आरोप महिला के पति पर लगा है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। वहीं पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और अगली खबर सिवान से है, जहां सिसवन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पीड़ित लड़की का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि लड़की एक निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी। कल वो देर शाम तक जब कोचिंग सेंटर से घर वापस नहीं आई तो परिवार वालों को चिंता हुई, और जब परिवार वालों ने कोचिंग सेंटर के संचालक से पूछा तो उन्होंने लड़की के घर जाने की बात कही, जिसके बाद परिजनों ने थाने में लड़की की गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के शौचालय से लड़की को बेहोशी की हालत में बरामद किया, जिसके बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद स्थानीय विधायक कर्णजीत सिंह पीड़ित को देखने पहुंचे। बच्ची है जी, अंडरएज है जी, उसको कुछ लोग जबरन नशा वशा का दवा ववा दे होके जी, अभी तो ऐसे ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसे ही प्रतीत हो रहा है जी। और उसके साथ कुछ दुष्कर्म किया गया है जी। उसमें कुछ लोग पकड़ाए भी हैं, कुछ लोग का अरेस्टिंग हुआ है, कुछ लोग और इसमें है, जिनको प्रशासन खोज रही है, छानबीन कर रही है। और लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।